आप सभी को न्यूज़ गैंगस्टर का सादर प्रणाम। ये पश्चिम बंगाल का मालदा ज़िला है। मालदा ज़िले की कालिया चौक नाम का एरिया है। उस एरिया में 1 अप्रैल 2026 को काफ़ी लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है। वो भीड़ बीडीओ ऑफिस के पास इकट्ठा होकर प्रदर्शन करती है। प्रदर्शन धीरे धीरे उपद्रव में तब्दील होता है। उपद्रव अराजकता में तब्दील होता है। फिर स्थितियाँ प्रशासन और पुलिस के नियंत्रण से बाहर होती हैं। बाहर क्या होती हैं? मौके पर पुलिस और प्रशासन नज़र ही नहीं आता है। और ये लगभग शाम 4-5 के बीच का ब्रैकेट होगा। तो प्रदर्शन उग्र होने के बाद जो भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारियों की या उपद्रवियों की, उसे आप अपनी समझ और अपनी मर्जी के मुताबिक जो शब्द चुनना हो चुन लें। तो जो भीड़ थी उसने फिर ऑफिस में मौजूद लगभग 7 ऑफिसर्स को, 7 चुनाव के ऑब्जर्वर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाया। और बंधक बनाने के बाद, और ये कोई 1-2 घंटे 3 घंटे के लिए बंधक नहीं बनाया, रात के लगभग 1 से 2 के बीच तक भीड़ ने उन सभी 7 ऑब्जर्वर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को बंधक बनाए रखा। और प्रदर्शन करने वालों का ये कहना था कि उनकी कुछ मांगें थी, उनकी कुछ शिकायतें थी। और इस दौरान बहुत कुछ हुआ। प्रदर्शनकारियों ने जो अधिकारियों की गाड़ियां थी उनको तोड़ा, उन पर पत्थर चलाया, उनके शीशे चूर कर दिए। और रास्ते से कोई जा ना पाए इसलिए रास्तों में डंडे और बांस लगा दिए। इसके अलावा ये भी जानकारी सामने आई कि जिन 7-8 अधिकारियों को भीड़ ने, उपद्रवियों ने बंदी बनाया, उसमें से 3 महिलाएं थी और एक कम उम्र का बच्चा भी शामिल था। तो प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जो नई वोटर लिस्ट आई है उसमें उनका नाम नहीं शामिल है, और जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उनके क्षेत्र में ठीक से नहीं हुई है। तो वोटर लिस्ट में अपना नाम कटने से नाराज़ भीड़ ने 7 7 अधिकारियों को, 7 ऑब्जर्वर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को बंदी बनाया। लगभग घंटों जब ये सिलसिला चलता रहा, पुलिस और प्रशासन ने कोई दखल नहीं दिया। उसके बाद कोलकाता हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है पुलिस को आदेश दिया, निर्देश दिया कि भाई आप लोग मौके पर जाइए और जो ये 7 अधिकारी, 7 जुडिशियल ऑफिसर्स बंधक बना लिए गए, इन्हें छुड़ा कर लाइए। पुलिस हरकत में नहीं आती, कोलकाता की पुलिस। उसके बाद चीफ जस्टिस, ऐसा मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि कोलकाता के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत को इस बात की सूचना देते हैं। तो जस्टिस सूर्यकांत, माननीय मुख्य न्यायाधीश, इसे ऐसे भी कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले का स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो किया। तो सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद मामला प्रकाश में आया, खबरों में आया, और स्वतः संज्ञान लेते हुए 3 जजेस की उस बेंच ने कुछ कुछ बातें कही। जैसे उनका ये कहना था कि हमें पता है ये सब कौन करा रहा है, इसके पीछे कौन है, और ये सब किया जा रहा है अधिकारियों का मनोबल गिराने के लिए। और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने और भी कुछ, 3 जजेस की बेंच ने और भी कुछ बातें कही। कहा कि पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा ध्रुवीकरण वाला राज्य है, सबसे पोलराइज्ड स्टेट है। फिलहाल देश में जितने भी राज्यों की राजनीतिक स्थिति है, जो राजनीतिक परिदृश्य है, उसके हिसाब से पश्चिम बंगाल सबसे ज़्यादा पोलराइज्ड स्टेट है। उसके बाद ये भी कहा कि जुडिशियल अधिकारी जो होते हैं वो तो किसी पार्टी के नहीं होते, वो तो अपना काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया कि भाई एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो पूरे देश के हर राज्य में लागू होगी, तो वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन कर रहे हैं। वो भाजपा, टीएमसी, सपा, जेडीयू या डीएमके, एआईएडीएमके या सीपीआई, सीपीआईएम किसी पार्टी के नहीं हैं। जुडिशियल ऑफिसर मतलब अपनी संवैधानिक दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं। तो ऐसे में जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ किसी भी तरह की ज़्यादती, उन पर किसी भी तरह का अत्याचार, ये कानून की दृष्टि से सही नहीं है। इसके अलावा बहुत सीधे शब्दों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुडिशियल ऑफिसर्स की जो तैनाती है, उनका जो काम है, उसे सभी को स्वीकारना चाहिए, और ये जो घटना हुई ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने
सरकार के जितने भी बड़े प्रतिनिधि हैं, सेक्रेटरी, मतलब जो पश्चिम बंगाल के चीफ सेक्रेटरी थे वो, उसके अलावा कोलकाता पुलिस के डीजीपी और भी जो स्थानीय स्तर के अधिकारी थे, डीएम, एसपी, सबको फटकार लगाई कि जब इतनी बड़ी बड़ी घटना हो गई, चुनाव आयोग का काम करने वाले जो अधिकारी हैं उन्हें बंदी बना लिया जाता है। उस दौरान प्रशासन क्या कर रहा था, पुलिस क्या कर रही थी? क्योंकि हम सभी जानते हैं कि एक स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है, स्टेट का जो लॉ एंड ऑर्डर है यानी पुलिस है, वो राज्य सरकार के अंतर्गत आती है। इसके अलावा ये भी बड़ी मतलब आश्चर्य की बात थी कि ऐसा रोज़ रोज़ नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रात 2 बजे तक किसी मामले को लेकर जग रहे हों, वो लगातार अपडेट ले रहे हों या लगातार टिप्पणियां कर रहे हों कि पश्चिम बंगाल की जो राजनीतिक स्थिति है, पश्चिम बंगाल में जो प्रदर्शन के नाम पर अराजकता की स्थिति है, उस पर क्या अपडेट हो रहा है। तो और अंत में उन्होंने इस बात से कंक्लूड किया कि पश्चिम बंगाल में पुलिस के सामर्थ्य में फ़िलहाल कुछ नहीं है, तो इसके लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की जाए। तो जैसा कि मैंने पहले कहा कि जुडिशियल अधिकारी तो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं होते, उन्हें अपना काम करना है, वो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन कर रहे थे। इसके अलावा जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उन्होंने भी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी कि जो पूरा मामला हुआ मालदा में 7 अधिकारियों को बंदी बना लेने वाला, उन्हें बंधक बना लेने वाला, तो इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि इस मामले की जांच पुलिस तो नहीं करेगी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने ये कहा कि इस मामले की जांच एनआईए को सौंपी जाए। तो मामले की गंभीरता इस बात से समझी जा सकती है कि स्थिति कितनी नियंत्रण से बाहर हो गई होगी अगर चुनाव आयोग को इस मामले की जांच के लिए एनआईए को शामिल करना पड़ रहा है। तो ये कुछ स्थिति थी मौके की, पश्चिम बंगाल के मालदा के कालिया चौक की। इसके बाद ममता बनर्जी का बयान आता है, तो उन्होंने कहा कि मुझे ये नहीं पता कि ये घटना किसने की या वारदात किसने अंजाम दी, इसके पीछे कौन था, लेकिन मुझे इसके बारे में सूचित नहीं किया गया। इसके अलावा उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए ये कहा कि मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर, इसमें बीजेपी बड़ा गेम कर रही है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने ये भी कहा कि फिलहाल पश्चिम बंगाल में जो ये पूरी भूमिका है कानून व्यवस्था देखने की, इसके लिए भी उन्होंने पहले तो भाजपा को जिम्मेदार ठहराया, उसके बाद ये कहा कि कानून व्यवस्था उनके हाथ में नहीं है, ये सब चुनाव आयोग ने अपने हाथ में ले लिया है और चुनाव आयोग सब कुछ कर रहा है गृह मंत्रालय के दिशा निर्देश के आधार पर, यानी गृह मंत्री अमित शाह के ऑर्डर्स के बेसिस पर चुनाव आयोग ऑपरेट कर रहा है पश्चिम बंगाल में। तो उन्होंने साफ साफ ये कहा कि स्थिति उनके नियंत्रण में नहीं है, प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसके लिए जिम्मेदार चुनाव आयोग को ठहराया उन्होंने अपने बयान में। बस इसके बाद उनका बयान इससे कंक्लूड होता है कि मेरी सारी ताकतें छीन ली गई हैं और एक तरह से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया है। इसके बाद भाजपा नेताओं ने भी कहा कि ये घटना बड़ी भयावह थी। इस तरह की घटना कानून व्यवस्था के लिए, लोकतंत्र के लिए, न्याय व्यवस्था के लिए बेहद डरावनी है, चिंताजनक है। और जिस तरह प्रदर्शनकारियों ने अधिकारियों की गाड़ियां तोड़ी और उसके बाद जब केंद्रीय सुरक्षा बल वहां पर अधिकारियों को सुरक्षित वापस लेने गए, तब उनकी गाड़ियों पर भी पत्थरबाजी हुई, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी गई, शीशे तोड़ दिए गए और वो 7 अधिकारियों को सुरक्षित ले न जा पाएँ इसके लिए रास्ते पर डंडे, बांस लगा दिए गए, जिससे वो फंस जाएं, रुक जाएं, उसके बाद किसी और गंभीर वारदात को अंजाम दिया जा सके। इसके बाद कुछ और बातें जो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल को दूर से देखने वाले समझ रहे होंगे और उस पर चर्चा इस समय काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो 2021 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी की पार्टी ने लगभग 215 सीटें जीती थी। इतनी सीटें जीतकर वो सत्ता में आई और भारतीय जनता पार्टी ने लगभग 77 सीटें जीती थी। ये चुनाव जीतने के लिहाज से तो बहुत औसत से भी नीचे का प्रदर्शन था, लेकिन इसके पहले के प्रदर्शन को अगर लिया जाए, भाजपा ने अब तक बंगाल 2021 के पहले तक बंगाल में जिस तरह का प्रदर्शन किया, उस लिहाज से 77 सीटें पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा के लिए बहुत बुरी संख्या नहीं थी। लेकिन इसके साथ एक और बात आती है, ममता बनर्जी
का ये तीसरा कार्यकाल चल रहा है। अगर ममता बनर्जी 2026 का पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव जीतती हैं तो ये उनका चौथा कार्यकाल होगा और वो ऐसा करने वाली मतलब लॉन्गेस्ट रेजिम वाली चीफ मिनिस्टर बन जाएंगी। तो ये दो ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल का चुनाव सामान्य नहीं रह जाता। और मुझे लगता है कि आप तो अब तो सभी जानते होंगे कि पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी सुरक्षा बल तैनात किए गए लगातार। क्योंकि 2021 के विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, जिस तरह राजनीतिक हत्याएं हुई, पॉलिटिकल किलिंग्स हुई, रेप हुए महिलाओं के, जिस तरह घरों में आग लगाई गई, अलग अलग राजनीतिक दलों के लोगों ने अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के घर को आग के हवाले कर दिया, बहुत सी लाशें मिली, किसी को टांग दिया गया फांसी पे तो किसी की हत्या कर दी गई। तो जिस तरह 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद हालात हुए थे पश्चिम बंगाल के, जितनी राजनीतिक हत्याएं हुई, उसे देखते हुए चुनाव के पहले, चुनाव के दौरान और चुनाव के बाद भी पश्चिम बंगाल में सुरक्षा बलों की केंद्र, और ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती बनी रहेगी। और कुछ समय पहले ही आदेश आया था 2025 अप्रैल में, जब मुर्शिदाबाद वाले दंगे हुए, मुर्शिदाबाद में पलायन हुआ बड़े स्केल पर, तो ये बात सामने आई कि लगभग 2500 यूनिट सीएपीएफ की पश्चिम बंगाल में तैनात की जाएगी और मतलब ये संख्या लगभग 2.5 लाख के आसपास है। तो सोचिए कि पश्चिम बंगाल जैसे राज्य में, यानी एक राज्य में 2.5 लाख सुरक्षा बलों को न्याय व्यवस्था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए तैनात किया जा रहा है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। और इसमें चुनाव के बाद लगभग 500 यूनिट लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए होगी और लगभग 200 यूनिट ईवीएम मशीन की सिक्योरिटी यानी सुरक्षा के लिए सीएपीएफ तैनात रहेगी। तो ये पूरी पिक्चर कुछ इस तरह की है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगा नहीं है, लेकिन उसके अलावा कुछ बचा भी नहीं है। क्योंकि जिस तरह राजनीतिक दलों के बीच और जिस तरह कार्यकर्ताओं के बीच टकराव है, जिस तरह की स्थिति है, जिस तरह की अशांति, अराजकता, प्रदर्शन है, उसे देखकर पश्चिम बंगाल बिल्कुल भी सामान्य नज़र नहीं आता। इसके अलावा जैसा कि हम एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी वोटर लिस्ट को सुधारने की प्रक्रिया, और वोटर लिस्ट में जैसे किसी का नाम अगर गलत तरीके से जुड़ गया है तो उसका मूल्यांकन हो, उसका इवैल्यूएशन हो, और किसी का नाम अगर कटा हो तो जुड़ जाए, तो ये जो प्रक्रिया है ये सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के लिए कही, जिसके बाद मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल इकलौता ऐसा राज्य है जहां एसआईआर को लेकर इतना टकराव, इतना प्रदर्शन, इतना उपद्रव और इसके अलावा इतनी पिटीशनबाजी, इतना सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल इकलौता इस तरह का राज्य है जहां इस तरह के हालात बने हैं एसआईआर पर। इसके अलावा पश्चिम बंगाल एक और मामले में पहला ऐसा राज्य है कि एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यहाँ पर वोटर लिस्ट में पहली बार नाम घटे हैं। यानी कि इसके पहले जैसे 2021 में जो विधानसभा चुनाव हुआ या 2017 में जो 2016 में जो विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें एसआईआर की प्रक्रिया के बाद यानी वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन की प्रक्रिया के बाद नाम बढ़े थे। लेकिन ये 2026 का विधानसभा चुनाव पहला ऐसा चुनाव है जब एसआईआर की प्रक्रिया के बाद पश्चिम बंगाल के कुल वोटर्स की संख्या में मतलब बढ़ोतरी नहीं हुई है, वो घटे हैं। तो ये फैक्ट भी अपने आप में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर बड़ा सरप्राइजिंग है। फिर ममता बनर्जी पर वापस अगर लौटें तो अगर वो ये वाला चुनाव 2026 का विधानसभा चुनाव जीतती हैं तो चौथी बार पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बनेंगी, जो कि अपने आप में ऐतिहासिक है। और भाजपा के लिए ये राज्य क्यों जरूरी है? जैसा कि मैंने जिक्र किया कि 2021 के विधानसभा चुनाव में जितना कुछ हुआ वो सब आपको याद होगा। कैलाश विजयवर्गीय प्रभारी थे, फिलहाल अब इस समय मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। तो मुझे याद है कि कोलकाता या किसी ऐसे ही शहर में उनका काफिला था, उस पर पत्थरबाजी हुई और उनकी खुद की गाड़ी में उन्होंने वीडियो बनाकर दिखाया कि काफ़ी बड़े बड़े पत्थर मिले। तो जब एक राजनीतिक दल के प्रभारी की ये स्थिति थी पश्चिम बंगाल के चुनाव में, तो आप कार्यकर्ताओं की क्या स्थिति रही होगी इसकी कल्पना कर सकते हैं। और मैं उस फैक्ट में, उस गिनती में तो जा ही नहीं रहा हूँ कि
पिछले 5 साल में या पिछले 10 साल में पश्चिम बंगाल जैसे शांत, जैसे सभ्य शिक्षित राज्य में, बुद्धिजीवियों की दृष्टि से इतने इनरिच राज्य में कितनी राजनीतिक हत्याएं हुई। तो भाजपा के लिए ये बहुत चुनौतीपूर्ण और बहुत चैलेंजिंग है। कोलकाता प्रसिद्ध शहर है, हम सभी उसके बारे में जानते हैं। वहीं से आने वाला एक बड़ा नाम भारतीय जनता पार्टी का श्यामा प्रसाद मुखर्जी। भाजपा के आइडियोलॉजिकल स्टैंड को मूर्त रूप देने वाले व्यक्तित्व श्यामा प्रसाद मुखर्जी कोलकाता से आते हैं, और उसी कोलकाता को भाजपा इतने प्रयासों के बाद जीत नहीं पा रही है। तो ये भाजपा के लिए भी बड़ा सेटबैक है, और यही कारण है कि विपक्ष में जब मजबूत नेताओं को देखा जाता है तो ममता बनर्जी उसमें से एक बड़ा नाम निकलकर सामने आती हैं। भले तमाम युवा नेता हैं, भले तमाम नेताओं ने चुनाव लड़े, लेकिन जिस तरह का प्रदर्शन ममता बनर्जी का भाजपा के खिलाफ रहा है, उतना किसी और राजनीतिक दल ने, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, आरजेडी हो या दक्षिण भारतीय राजनीतिक दल हो, किसी और पार्टी ने नहीं किया। वो बात अलग है कि इस बार जब वो चौथा चुनाव लड़ रही हैं, टीएमसी ममता बनर्जी की अगुवाई में चौथा चुनाव लड़ रही है, तब उनके सामने विकास को लेकर, कई घोटालों को लेकर, और सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल की कानून व्यवस्था को लेकर जितने सवाल हैं, इतने पहले कभी नहीं थे। जितनी एंटी इनकम्बेंसी इस बार ममता बनर्जी के सामने है, उतनी पहले कभी नहीं रही होगी। तो उस लिहाज से ये बीजेपी के लिए फेवरेबल हो सकता है, लेकिन जिस तरह के चुनाव परिणाम सामने आए हैं उसे देखकर तो फिलहाल के लिए यही कहा जा सकता है कि अभी ये चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के पाले में जाता नहीं दिख रहा है। तो अभी तो चुनाव में मुझे लगता है कि मुश्किल से 20 दिन शेष हैं, और उसके बावजूद चुनावी राज्य में इस तरह के हालात होना बड़े सवाल तो खड़े करता है। और अगर 20 दिन पहले ये हाल है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि जब जैसे जैसे ये चुनाव नज़दीक आएगा तो इस तरह की घटनाएं, ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में भी हों। तो एक पश्चिम बंगाल जैसे राज्य के लिए इस तरह की घटनाएं होना बेहद चिंताजनक है, और जिस तरह की दखलंदाजी चुनाव आयोग की है, जिस तरह की चुनौतियां चुनाव आयोग को, केंद्रीय सुरक्षा बलों को फेस करनी पड़ रही हैं, वो भी अपने आप में चिंताजनक है। और अगर ये लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन ममता बनर्जी से मैनेज नहीं हो पाता है, वहाँ की जो कोलकाता की जो पुलिस है, पश्चिम बंगाल की जो राज्य पुलिस है, उससे स्थिति नियंत्रित नहीं हो पा रही है, तो ये अपने आप में बहुत चिंताजनक स्थिति है कि अगर एक राज्य की पुलिस वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर सकती है, तो अब कितने सवाल खड़े होंगे, मुझे लगता है कि उसकी गिनती नहीं है। तो देखते हैं आने वाले समय में पश्चिम बंगाल का चुनाव किस ओर करवट लेता है। मिलेंगे किसी अगली वार्ता में। धन्यवाद।